हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बैंकिंग अवेयरनेस अप्रैल महीने का सेकंड वीक। आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एक सर्कुलर तो नहीं कहूँगा इसे, एक स्टेटमेंट निकाली है। इस स्टेटमेंट में इन्होंने बात करी है फाइनेंशियल मार्केट्स की, रेगुलेशंस की, पेमेंट सिस्टम और फिनटेक वगैरह की बात की हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने करी है वो करी है सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स की। तो सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में जो है आरबीआई का क्या कहना है वो हम सबसे पहले कवर करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, ये तीन शब्द हैं, सॉवरन, ग्रीन और बॉन्ड्स, राइट। तो सॉवरन मतलब क्या होता है? सॉवरन मतलब होता है जब कोई भी चीज़ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज़ की गारंटी लेगी तो सॉवरन गारंटी हो गई। सॉवरन बॉन्ड मतलब जिनकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली हुई है, ठीक है। तो सॉवरन बॉन्ड जो होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर होते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें इशू करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे कभी बैंकरप्ट नहीं होती। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी जो है वो बॉन्ड इशू करती है, प्राइवेट कंपनी फिर भी बैंकरप्ट हो सकती है। तो सॉवरन मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उस देश की सरकार के द्वारा। ग्रीन यहाँ पे मतलब है एनवायरमेंट फ्रेंडली। और बॉन्ड तो आप जानते ही हैं, बॉन्ड क्या होते हैं। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगी, इनमें लोग इन्वेस्ट करेंगे और फिर उनको प्रॉमिस किया जाएगा कि आपको हर साल एक सर्टेन इंटरेस्ट फिक्स्ड आपको मिलेगा। इनको बोलते हैं सॉवरन ग्रीन बॉन्ड। तो सॉवरन ग्रीन बॉन्ड में और जो नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इनमें क्या फ़र्क है? मान लेते हैं ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल एक नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आप ट्रेजरी बिल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिफरेंस ये है कि जो पैसा सरकार ने ट्रेजरी बिल को बेच के कमाया है वो पैसा सरकार जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन सॉवरन ग्रीन बॉन्ड जो हैं ये बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से अलग ऐसे हैं तो ये भी एक तरह के गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेकिन इनमें जो पैसा इकट्ठा होगा वो सरकार को यूज करना पड़ेगा एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कोई रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है, जैसे रिन्यू पावर एक बहुत बड़ी कंपनी है मिस्टर सुमन सिन्हा की, तो सरकार रिन्यू पावर को लोन दे सकती है, तो वो एक एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हो गया। तो सॉवरन ग्रीन बॉन्ड से जो भी पैसा इकट्ठा होता है सरकार को वो एनवायरमेंट सस्टेनेबल या एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट करना होता है। तो सॉवरन ग्रीन बॉन्ड का कंसेप्ट इंडिया में कब आया था? पहली बार जब 2022-23 का बजट आया था। 2022-23 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023, इसके लिए जो बजट आया था, जो कि मैं समझता हूं 1 मार्च 2022 को आया था। पहले 1 मार्च को बजट आता था, फिर उन्होंने 1 फरवरी से स्टार्ट कर दिया था। इस साल भी जो इंटरिम बजट आया था वो 1 फरवरी को आया था। खैर, तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए जो बजट आया था उसमें पहली बार बात की गई थी सॉवरन ग्रीन बॉन्ड की। और फिर इसी फाइनेंशियल ईयर में जनवरी 2023 में भारत सरकार ने पहली बार सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं वो इशू किए थे। फिर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भी जो है सॉवरन ग्रीन बॉन्ड इशू किए थे। अब सॉवरन ग्रीन बॉन्ड को और ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इस पे आपको एक एस्से भी दिया जा सकता है। एक एस्से लिखिए, निबंध लिखिए आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में या किसी भी इस लेवल के एग्जाम में, या आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि सॉवरन ग्रीन बॉन्ड को पॉपुलर बनाने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। देखो, सबसे पहले तो सरकार ये चाहती है कि जो एनआरआई लोग हैं या जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं या जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह हैं ये भी उनमें इन्वेस्ट करें। तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, याद रखिए, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो भारत में रजिस्टर्ड हैं आईएफएससी में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, जैसे गिफ्ट सिटी हो गया गुजरात में, तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो आईएफएससी में लोकेटेड हैं, आईएफएससी में जो रजिस्टर्ड हैं, वो भी अब सॉवरन ग्रीन बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। यानी नॉन रेजिडेंट, जो भारत के नागरिक नहीं है, नॉन रेजिडेंट पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सॉवरन ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली चीज भारत सरकार ने करी। अब अगर मैं आपको बताऊं कि लास्ट मंथ का मतलब ये है, ये वीडियो मैं अप्रैल 2024 के लिए बना रहा हूं, तो लास्ट मंथ मतलब हो गया यहां पे मार्च 2024। मार्च 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस करा, अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 चल रहा है, अभी 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2025 को खत्म होगा। तो अप्रैल 2024 से लेके सितंबर 2024, ये जो 6 महीने हैं, इनमें सरकार कितने सॉवरन ग्रीन बॉन्ड को इशू करेगी? ठीक है, तो 12,000 करोड़ का टारगेट उन्होंने रखा है और ये 2 ट्रांचेस में करेगी। हो सकता है पहली बार 4,000 कर ले, अगली बार 8,000 कर ले, 8,000 करोड़, तो टोटल 12,000 करोड़। जैसे भी 2 बारी में सरकार 12,000 करोड़ रुपए इन्वाइट करेगी।
इतना पैसा वो रेज करेगी, लोग उसमें निवेश करेंगे। ठीक है, तो ये भारत सरकार ने जो टारगेट है वो रखा है। और भारत सरकार ने पहली बार सॉवरन ग्रीन बॉन्ड कब इशू किए थे, मैंने आपको बता दिया, जनवरी 2023 में करे थे। जनवरी 2023 का मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर 2023, फाइनेंशियल ईयर 2023। और इनमें जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स या एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में ही खर्च होना चाहिए। एक और चीज करी है अभी अभी भारत सरकार ने सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए, वो क्या, उन्होंने ये कहा है कि जो ओवरसीज इन्वेस्टर हैं वो फुल्ली एक्सेसिबल रूट से भी इनमें निवेश कर सकते हैं। तो अब अगला सवाल ये है, फुल्ली एक्सेसिबल रूट क्या होता है। फुल्ली एक्सेसिबल रूट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा रास्ता जिसमें जो ओवरसीज लोग हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वगैरह जो हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी रोक टोक के। उसके लिए भारत सरकार लेकर आई थी फुल्ली एक्सेसिबल रूट। तो फुल्ली एक्सेसिबल रूट कब लेके आई थी भारत सरकार, ये लागू हो गया था 1 अप्रैल 2020 से। 1 अप्रैल 2020 से जो ओवरसीज इन्वेस्टर हैं वो भारत की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अनलिमिटेड अमाउंट, याद रखिए अनलिमिटेड अमाउंट, और वो भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, वो निवेश कर सकते हैं फुल्ली एक्सेसिबल रूट। तो भारत सरकार ने कहा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है तो फुल्ली एक्सेसिबल रूट से करो, जो फॉरेन नॉन रेजिडेंट्स हैं जो, उनको कहा। अब क्योंकि सॉवरन ग्रीन बॉन्ड जो होते हैं ये भी एक तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही होते हैं, ठीक है, तो सॉवरन ग्रीन बॉन्ड को भी फुल्ली एक्सेसिबल रूट के अंडर वो ले आई। ये दूसरा बड़ा कदम सरकार ने उठाया सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स को लोकप्रिय बनाने के लिए। और सॉवरन ग्रीन बॉन्ड क्योंकि फुल्ली एक्सेसिबल रूट में आ गए हैं, अब इनमें ओवरसीज जो लोग हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। क्लियर, तो ये एक और बहुत अच्छा कदम सरकार ने उठाया था। आरबीआई ने अभी ये भी अनाउंस करा है कि वो एक रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो उन्होंने लॉन्च करी थी, रिटेल डायरेक्ट स्कीम कब शुरू करी थी, ये करी थी नवंबर 2021। मतलब आप और हम जैसे लोग यानी रिटेल इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आराम से निवेश कर पाएं, इसके लिए नवंबर 2021 में एक रिटेल डायरेक्ट नाम की वेबसाइट शुरू करी थी आरबीआई ने। इस पे आप अकाउंट खोल सकते हो जिसको बोलते हैं गिल्ट अकाउंट। और गिल्ट अकाउंट खोलने के बाद आप आराम से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का फायदा ये रहता है, एक जैसा मैंने बताया कि कोई बैंकरप्सी या कोई ऐसा फियर आपको नहीं, आपका पैसा डूब जाएगा। दूसरा, आपको सॉवरन गारंटी मिली हुई है कि आपका पैसा सेफ है, और आपको एक ब्याज मिलेगा, अच्छा खासा ब्याज उस पर मिलता है। क्लियर, तो अब रिटेल डायरेक्ट पोर्टल पे आप डायरेक्टली पहुंच पाओ, रिटेल डायरेक्ट स्कीम आप एक्सेस कर पाओ, इसके लिए आरबीआई ने अब एक रिटेल डायरेक्ट नाम की ऐप भी लॉन्च कर दी है। पहले सिर्फ रिटेल डायरेक्ट वेबसाइट थी, अब रिटेल डायरेक्ट ऐप भी लॉन्च कर दी है। अब अगर मैं सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में आपको बताऊं कि भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 24 जो अभी खत्म हुआ 31 मार्च 2024 को, उसमें कितने सॉवरन ग्रीन बॉन्ड ऑक्शन करे, तो 20,000 करोड़। और जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, फाइनेंशियल ईयर 23, जिसमें सॉवरन ग्रीन बॉन्ड पहली बार आए थे, उसमें 16,000 करोड़। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत सरकार ने कितने रुपए के सॉवरन ग्रीन बॉन्ड इशू करे, तो आंसर है 20,000 करोड़। और फाइनेंशियल ईयर 23 में कितने करे, तो आंसर है 16,000 करोड़। आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत अच्छी चीज भारत सरकार ने करी है सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स को लोकप्रिय बनाने के लिए, वो क्या, इसको एसएलआर के अंडर ले आए हैं। अब ये एसएलआर तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूं। देखो, दो चीज होती है, एक होता है सीआरआर और एक होता है एसएलआर। सीआरआर में अभी चल रहा है 4.5%, एसएलआर चल रहा है अभी 18%। हमारा कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है अगर, तो उसे 4.5% पैसा हार्ड कैश में, एकदम कैश में, किसी और चीज में नहीं, आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है, इसे बोलते हैं सीआरआर। और एक हमारा बैंक जो है उसे 18% अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसे बोलते हैं एसएलआर। समझ में आया। तो भारत सरकार ने क्या करा, जो सॉवरन ग्रीन बॉन्ड हैं उनको भी एसएलआर में ले आए, क्योंकि है तो एक तरह की वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो अब जो बैंक है वो भी इन्वेस्ट करेंगे सॉवरन ग्रीन बॉन्ड में, तो आराम से सब्सक्राइब हो जाएगा। भारत सरकार कोई भी इशू निकालेगी सॉवरन ग्रीन बॉन्ड का, वो बड़े आराम से जो है सब्सक्राइब हो जाएगा, क्योंकि बैंक भी निवेश कर देंगे, क्योंकि उनकी एसएलआर रिक्वायरमेंट तो उन्हें पूरी करनी है, तो वो कहेंगे चलो सॉवरन ग्रीन बॉन्ड में कर देते हैं, राइट। अच्छा, अब एक बड़ा अच्छा मैं सवाल पूछता हूं आपसे, चलिए, कि जो मान लेते हैं भारत सरकार एक नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके आ रही है कोई, और एक सॉवरन ग्रीन बॉन्ड लेके आ रही है, तो किसमें आपको लगता है ब्याज ज्यादा मिलेगा, आपको? तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू सॉवरन ग्रीन बॉन्ड। तो सॉवरन ग्रीन बॉन्ड जो होता है उनमें इंटरेस्ट रेट जो है लो होता है कंपेयर टू नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कन्वेंशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेकिन फिर भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक अंदर एक संतोष रहता है
एक उनके अंदर एक वो रहता है कि देखो हम एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में निवेश होगा आगे जाके ये पैसा, तो हम एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कई कंट्रीज होते हैं उनमें ग्रीन क्रेडिट्स वगैरह भी मिलते हैं, अगर आप पैसा अपना जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे तो उनको क्रेडिट्स मिलते हैं, राइट। अब एक बात बताइए, मान लेते हैं कि एक नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उसमें आपको मिल रहा है 8%, ठीक है, 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड है। और एक सरकार ने सॉवरन ग्रीन बॉन्ड इशू किया, उसमें आप निवेश करना चाहते हैं, उसमें मिल रहा है 7%, और अगेन 5 साल मैच्योरिटी पीरियड है। तो यानी कि ये मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, सॉवरन ग्रीन बॉन्ड है, इसमें आपको पैसा कम मिलेगा, इसमें आपको जो है पैसा कम मिलेगा, ब्याज कम मिलेगा। तो ब्याज ये जो कम मिल रहा है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ग्रेनियम, इसको कहा जाता है ग्रेनियम। तो आपसे एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो ग्रेनियम है ये क्या होता है, ये एमसीक्यू आ सकता है, ग्रेनियम क्या होता है। तो देखिए, सॉवरन जो ग्रीन बॉन्ड होते हैं उनमें इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलता है कंपेयर टू कन्वेंशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और अगर मान लीजिए कोई बैंक है या कोई भी उनमें इन्वेस्ट करेगा तो एक अमाउंट छोड़ रहा है वो, जैसे यहाँ पे 8% उसमें मिल रहा था, 7% सॉवरन ग्रीन बॉन्ड में मिल रहा था, तो 1% का नुकसान बैंक हर साल झेल रहा है अगर वो निवेश करता है सॉवरन ग्रीन बॉन्ड में। इसको ग्रीनियम कहा जाता है। तो एक बड़ा अच्छा एमसीक्यू है, व्हाट इज ग्रीनियम? ग्रीनियम इज द अमाउंट बाय विच द यील्ड ऑन द ग्रीन इंस्ट्रूमेंट इज लोअर कंपेयर्ड विद द कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट। अगर आप किसी भी ग्रीन इंस्ट्रूमेंट में, और मैं इंडिया में ही नहीं कह रहा, वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करिए किसी भी ग्रीन इंस्ट्रूमेंट में, तो ऑब्वियसली आपको यील्ड कम मिलेगी। क्लियर? तो कंपेयर टू अ कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट, इसको ग्रीनियम कहा जाता है। अच्छा, अब एक बात बताइए, लेट सपोज भारत सरकार ने सॉवरन ग्रीन बॉन्ड इशू करे, सॉवरन ग्रीन बॉन्ड इशू करे, कितने के 5,000 करोड़। तो भारत सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, इसमें सबने इन्वेस्ट करा, कुछ बैंकों ने करा होगा, कुछ आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने करा होगा, कुछ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने करा होगा, तो सबने मिला के पूरा फुल्ली सब्सक्राइब कर दिया। अब भारत सरकार के पास 5,000 करोड़ रुपया आ गया। अब सरकार इसका क्या करेगी? सरकार को या तो खुद कोई प्लांट लगाना पड़ेगा, जैसे मान लो सरकार ने खुद कोई रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगा लिया, उसमें ये खर्च कर दिया, या फिर सरकार इसे लोन देगी। लेकिन अब यहां पे कंडीशन ये है, ये जो लोन भी देगी तो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए देगी। अब मान लेते हैं कंपनी आ गई, लेट से रिन्यू पावर। रिन्यू पावर एक भारत की बहुत बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, मिस्टर सुमंत सिन्हा इसके चेयरमैन हैं। तो रिन्यू पावर कंपनी आ गई भारत सरकार के पास, और रिन्यू पावर ने कहा कि मुझे जो है लोन चाहिए 2,000 करोड़ का। क्या भारत सरकार रिन्यू पावर को लोन दे सकती है इस 5,000 करोड़ में से? यस, दे सकती है। लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है कि ये रिन्यू पावर कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, वो देखना पड़ेगा कि ये उस 2,000 करोड़ का इस्तेमाल कहां पे करेगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, नाम रिन्यू पावर है तो ये उसको किसी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में लगाएंगे, हो सकता है किसी ये नॉर्मल कॉर्पोरेट अपने प्रोजेक्ट में लगा दें, तो वो फिर पर्पस सर्व नहीं होता। और कई बार कंपनियां क्या करती हैं, कई बार कंपनियां ये दिखाती हैं कि देखो मेरा जो प्रोडक्ट है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, या बहुत ज़्यादा क्लेम करती हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली है, हमारी जो ये इनिशिएटिव है ये ऐसी है वैसी है, लेकिन वास्तव में उसका जो है कोई लेना देना नहीं होता, कोई भी लेना देना उसमें एनवायरमेंट से नहीं होता। इसको कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग, इसको कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग। समझ में आया? अब मैं आपको फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं। लेट से मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी का नाम है जीजी प्राइवेट लिमिटेड। मैं भारत सरकार के पास गया, ये मैं हूं, और ये मैं गया इंडियन गवर्नमेंट के पास, और मैंने भारत सरकार को कहा मुझे 2,000 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। ठीक है, ग्रीन लोन चाहिए मुझे। ग्रीन लोन अब आप समझते हैं ग्रीन लोन क्यों बोलते हैं इसे, एनवायरमेंट फ्रेंडली लोन होता है, इसलिए ग्रीन लोन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट में यूज होता है। तो मैंने कहा मुझे ग्रीन लोन चाहिए। अच्छा, ये 2,000 करोड़, पहली बात, मैं क्या नॉर्मल बैंक में जाके नहीं ले सकता लोन? फर्क क्या है इसमें? फर्क ये है क्योंकि एक एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है तो ये मुझे कम ब्याज पे मिल जाएगा। देखिए, कम ब्याज पे मिलेगा तभी तो सरकार भी इस पे आपको कम दे रही है ना। सरकार आपको नॉर्मल सिक्योरिटी में 8% दे रही थी, इसमें आपको 7% दे रही है, क्योंकि सरकार भी तो इसको सस्ते में देगी आगे लोन को। तो मैं नॉर्मल बैंक से लूंगा तो मुझे महंगा पड़ेगा, अगर मैं ग्रीन लोन लूंगा तो मुझे सस्ता पड़ेगा। तो मैं कोशिश क्या करूंगा? मैं कोशिश ये करूंगा कि ग्रीन लोन, तो भारत सरकार के पास जाके मैं कहूंगा देखिए मैं कपड़े बनाता हूं और मेरी फैक्ट्री ऐसी है जिसमें जीरो वेस्ट है, एकदम मेरी फैक्ट्री से जीरो वेस्ट है, मेरी फैक्ट्री में जितना भी
जो वेस्ट होता है वो सारा रिसाइकल होता है, तो मैं जीरो वेस्ट है और मेरी फैक्ट्री से जीरो कार्बन एमिशन होता है। तो कृपया करके मुझे, इसलिए मैं क्लेम कर रहा हूं कि मेरी फैक्ट्री एनवायरमेंट फ्रेंडली है, आप मुझे 2000 करोड़ का लोन दे दीजिए। अब किसी की नज़रों में ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, किसी की नज़रों में नहीं है, यानी हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट क्या होता है, वरना क्या होगा, कंपनियां झूठ बोल बोल के ले लेंगी। अब देखिए, मैं ग्रीन वॉशिंग भी तो कर सकता हूं। ग्रीन वॉशिंग मतलब सरकार की ब्रेन वॉश, ग्रीन के नाम पे ब्रेन वॉश करना मतलब ग्रीन वॉश करना है। मेरी नॉर्मल फैक्ट्री कपड़ों की, कोई उसमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कह दिया जाके, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए कि देखो मेरा तो कार्बन एमिशन भी जीरो है, और ये सब सर्टिफिकेट आप जानते हैं, आप बनवा सकते हैं आराम से, पैसे वैसे खिला के, करप्शन इतना है, और जीरो वेस्ट, मेरी फैक्ट्री से जीरो वेस्ट है, तो आप मुझे सस्ता लोन दे दीजिए 2000 करोड़ का। ये क्या है? ये ग्रीन वॉशिंग है। ठीक है, ये ग्रीन वॉशिंग है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ढांचा बनाना पड़ेगा, एक रूल एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट क्या होता है, और इसको कहा जाता है ग्रीन टैक्सोनॉमी। ग्रीन टैक्सोनॉमी। अगर आपके पास ये ढांचा नहीं होगा तो क्या होगा? तो होगा ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग ना हो, इसके लिए ग्रीन टैक्सोनॉमी होना जरूरी है। और अगर मान लीजिए ग्रीन टैक्सोनॉमी नहीं है, मेरे पास कोई ढांचा नहीं है, फ्रेमवर्क नहीं है, तो क्या बोलते हैं उसे? ग्रीन टैक्सोनॉमी गैप। तो अगला क्वेश्चन ये आ सकता है, ग्रीन टैक्सोनॉमी गैप क्या होता है? ग्रीन टैक्सोनॉमी गैप ये होता है जब किसी कंट्री में, सबसे पहले ग्रीन टैक्सोनॉमी गैप से पहले ग्रीन टैक्सोनॉमी क्या होता है? ग्रीन टैक्सोनॉमी मतलब एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा, एक मैट्रिक्स जो डिफाइन करता है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट हम किसे कहेंगे, हम किसे कहेंगे। तो भारत सरकार इसीलिए फिर जाग गई, उन्होंने कहा ऐसे तो फिर हर आदमी झूठ बोल बोल के ग्रीन वॉश करके हमसे पैसा ले लेगा, सस्ते लोन ले लेगा। तो भारत सरकार ने फाइनली फिर क्या किया? भारत सरकार ने एक ढांचा बनाया। तो अब अगली चीज ये, भारत सरकार ने वो ढांचा कब बनाया? तो याद रखिए, भारत का पहला सॉवरन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क ये बना था 9 नवंबर 2022 को। ये भी एक अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन है कि भारत का पहला सॉवरन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क, और सॉवरन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं? ग्रीन टैक्सोनॉमी भी इसे कहा जाता है। और ग्रीन टैक्सोनॉमी में कोई गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रीन टैक्सोनॉमी में गैप हो गया तो ग्रीन वॉशिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए भारत पहला सॉवरन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क लेके आया नवंबर 9 2022 को। तो भारत में किसको कहते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट? तो डिफाइन किया गया पहली बार। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई सोलर प्लांट लग रहा है, कोई विंड पावर का प्लांट लग रहा है, कोई बायोमास का प्लांट लग रहा है, हाइड्रो पावर का है, हाइड्रो पावर भी 25 मेगावाट से कम का होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए कोई एलईडी वगैरह, लाइटिंग इंप्रूवमेंट का कोई वो लगा रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कोई आप लो कार्बन का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ये इत्यादि इत्यादि। अब मान लीजिए उसी केस पे आते हैं, मान लेते हैं कि एक कंपनी आई और उसने कहा मुझे 2000 करोड़ का लोन चाहिए। तो सरकार उससे पूछेगी क्या आप कोई रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगा रहे हो? वो कहेगी नहीं। क्या आप कोई ये लगा रहे हो? तो ग्रीन टैक्सोनॉमी में या इस फ्रेमवर्क में जो जो चीजें डिफाइन हैं, अगर वो सब काम हो रहे हैं तो सरकार लोन दे देगी, और वरना नहीं देगी, वरना नहीं देगी। तो फेक ग्रीन क्रेडेंशियल्स को रोकने के लिए यह किया गया, क्योंकि कंपनियां क्या कर रही थी? ग्रीन वॉशिंग, यानी अपने फेक ग्रीन क्रेडेंशियल दिखा के सस्ती फंडिंग ले लेती थी। तो ये ढांचा आया 9 नवंबर 2022 को। कंप्लीटली अंडरस्टूड नाउ कि ये ढांचा क्यों आया था? तो अब डिफाइंड है प्रॉपर कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट क्या है, और उसी हिसाब से फिर आगे लोन दिया जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा एक आरबीआई का बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ्रेमवर्क जो उन्होंने अपने जो नया स्टेटमेंट जारी किया था उसमें। अब हम बात करते हैं ओबिकस सर्वे की। ओबिकस सर्वे में कोई ऐसा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये सर्वे हर 3 महीने के बाद आरबीआई करवाता है। बस एमसीक्यू बस ये आता है ओबिकस सर्वे को लेकर, मैंने पुराने पेपर भी देखे हैं, बस एक ही क्वेश्चन आता है, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम हो, बस ये पूछते हैं कि ओबिकस सर्वे किस सेक्टर के लिए होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ओबिकस सर्वे करवाया जाता है। अब ओबिकस की सबसे पहली फुल फॉर्म याद रखिए, फिर मैं आपको बताता हूं ओबिकस सर्वे क्या होता है। अब ये जो सर्कुलर आया है इसमें यह कहा गया है कि आरबीआई ओबिकस सर्वे कराएगी जनवरी से मार्च तक का, और जो पुराना ओबिकस सर्वे कराया था उन्होंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 के लिए, उसके रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है, उसके रिजल्ट आ गए हैं।
तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कुछ कंपनियां हैं जिनका सर्वे किया जाता है। ऑब्वियसली कभी भी सब कंपनियों का सर्वे तो आप कर नहीं सकते, हजारों लाखों करोड़ों कंपनियां हैं, तो आप कुछ कंपनियों का सर्वे करते हैं, कभी 750, कभी कुछ, और उनसे फिर आप कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रापोलेट उसे करें। तो ओबिकस की फुल फॉर्म याद रखिए, ऑर्डर बुक्स। ओ मतलब ऑर्डर बुक्स, ओबिकस। ओबी मतलब ऑर्डर बुक, आई मतलब इन्वेंट्री, और CUS मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो इस सर्वे से हमें ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक मतलब कंपनी को कितने ऑर्डर मिल रहे हैं। तो अगर हमारी मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, कंजम्पशन अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ऑर्डर बुक्स, तो ऑर्डर अगर मान लो ऑर्डर मिल ही नहीं रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर इकोनॉमी में स्लो डाउन है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब होता है आपके गोदाम में कितना माल रखा है, उसे बोलते हैं इन्वेंट्री। आपके वेयर हाउस में या आपके गोदाम में मान लेते हैं कोई कंपनी है, उसके इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, उसकी इसका मतलब अगेन स्लो डाउन है, माल बिक नहीं रहा है, तो वो गोदाम में रखा हुआ है और इन्वेंट्री कॉस्ट भी देनी पड़ रही है उसकी, तो उससे पता चलेगा हमें। इन्वेंट्री टू सेल्स रेशो हम देख सकते हैं कि कितनी इन्वेंट्री और कितनी सेल हो रही है, वो रेशो भी निकाल सकते हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब कितनी कैपेसिटी यूज हो रही है। मान लेते हैं कोई जूते बनाने वाली कंपनी है, जीजी प्राइवेट लिमिटेड, जीजी प्राइवेट लिमिटेड, इसकी क्षमता है एक साल में 10,000 जूते बनाने की, यानी मेरी कंपनी एक साल में 10,000 जूते बना सकती है, और बना कितने रही है, सिर्फ 4,000। क्यों, जब मैं 10,000 बना सकता हूं तो मैं 4,000 क्यों बना रहा हूं, क्योंकि अगेन मुझे उतने ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, तो मैं ज्यादा बना के क्या करूंगा, अगर ज्यादा बनाऊंगा तो मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर कम है, बहुत कम है, 20%, 25%, इसका मतलब अगेन कंजम्पशन कम है, इकोनॉमी में स्लो डाउन है, तो मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा, यानी मुझे रेपो रेट को गिराना पड़ेगा, मार्केट में पैसा पुश करना पड़ेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी में भी हेल्प मिलती है आरबीआई को ये सब सर्वे करा के। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अगर मान लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है, मान लेते हैं 100% है, अगर मैं 10,000 जूते बना सकता हूं और 10,000 जूते ही बना रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे पास ऑर्डर बुक अच्छे हैं, मेरा सामान अच्छा बिक रहा है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम यह है कि मेरी कैपेसिटी पहले ही पूरी यूटिलाइज हो चुकी है, यानी जॉब्स मैं क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। अगर मान लीजिए मैं 4,000 जूते बना रहा हूं और अगर मेरी इकोनॉमी अच्छा करती है तो मुझे 10,000 बनाने पड़ेंगे या 8,000 मतलब बढ़ाने पड़ेंगे, तो मैं और लोग हायर करूंगा बनाने के लिए ज्यादा जूते, तो जॉब क्रिएशन होगा। अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत ही ज्यादा हो चुका है, इसका मतलब नए लोगों के लिए जगह नहीं है फिर, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी पीक कैपेसिटी पे हूं, तो जितने लोग मैंने हायर करने थे कर लिए। तो ये मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, ओबिकस सर्वे से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं बस, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए होता है ये, इतना आपको अगर पता है तो काफी है। तो इसमें रिपोर्ट जो आती है वो इस तरह से आती है। फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है इस समय, तो जैसा मैंने बताया कि जो ये फाइनेंशियल ईयर 24 था उसके थर्ड क्वार्टर के लिए आया था। थर्ड क्वार्टर मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 के लिए आया है, और अब जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 यानी जो क्वार्टर 4 है फाइनेंशियल ईयर 24 का, उसके लिए सर्वे अभी चल रहा है। इसकी रिपोर्ट आ जाएगी आई थिंक 1-2 महीने बाद आ जाएगी, 3 महीने के बाद होता है ये, तो रिपोर्ट भी फिर उसी हिसाब से आती है। तो जो अभी देखिए अब आई है रिपोर्ट अप्रैल में जाके, जो 3 महीने बाद, जो पिछला क्वार्टर था यानी जिसके लिए अभी सर्वे हुआ था थर्ड क्वार्टर, तो हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो 74.7% था थर्ड क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 24 के। इसी हिसाब से नए ऑर्डर मिल रहे हैं क्या, ऑर्डर बुक कैसी है, तो ऑर्डर बुक ठीक है, सेटिस्फैक्टरी है, तो इसमें उसके बारे में बात की गई है। ऐसे ही इन्वेंट्री टू सेल्स रेशो वगैरह कितना है उसके बारे में भी इन्होंने बात की है। समझ में आया ओबिकस सर्वे। चलिए अब हम बात करते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की। देखो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर पूरा कच्चा चिट्ठा सरकार ने दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आउटलुक फाइनेंशियल ईयर 23, यानी कि जब फाइनेंशियल ईयर 23 खत्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर 23 कब खत्म हुआ, 31 मार्च 2023 को खत्म हुआ था। उस दिन भारत में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की क्या स्थिति थी, क्या सिचुएशन थी, ये पूरी रिपोर्ट है, डिटेल्ड रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड देना जरूरी है। भारत में जो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन वो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक अर्बन और एक रूरल। तो अर्बन वालों में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ठीक है, और रूरल वालों में 2 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म लोन देते हैं और एक लॉन्ग टर्म। देखिए वैसे तो कोऑपरेटिव संगठन भारत में बहुत सारे हैं, जैसे अमूल है वो भी एक कोऑपरेटिव संगठन है, सहकारी संगठन है। जैसे इफ्को है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इफ्को भी एक कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, क्रेडिट मतलब जो लोन देते हैं लोगों को, क्रेडिट देते हैं। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की मैं बात कर रहा हूं। तो एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं और एक रूरल
कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं। रूरल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म फिर उसमें अलग तरह के हैं। शॉर्ट टर्म में जैसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, जो भारत में 65,000 के आसपास है। ये रूरल लेवल पे लोन देती हैं। और अर्बन एरियाज में जो लोन देते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, वो दो तरह के होते हैं, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड। ठीक है, और फिर वो एक स्टेट तक सीमित है, तो सिंगल स्टेट और मल्टी स्टेट। ठीक है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अगर मैं बात करूं तो उसकी एक और क्लासिफिकेशन भी है। देखो, शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड तो एक बहुत बेसिक हो गई। अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में है, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, तो वो शेड्यूल्ड हो गया। और शेड्यूल्ड के अपने बहुत सारे एडवांटेज रहते हैं। जैसे शेड्यूल्ड अगर कोई बैंक है, कोई भी शेड्यूल्ड बैंक आरबीआई से उधार ले सकता है रेपो रेट के ऊपर, नॉन शेड्यूल्ड वाला नहीं ले सकता। शेड्यूल्ड वाले को और भी फैसिलिटी मिलती हैं, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी मिलती है। शेड्यूल्ड वाले को जो है शेड्यूल्ड वाले को सैंडबॉक्स फैसिलिटी मिलती है आरबीआई की। तो काफ़ी सारी फैसिलिटी शेड्यूल्ड वालों को मिलती है जो नॉन शेड्यूल्ड वालों को नहीं मिलती है। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की तो शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड हो गए। एक क्लासिफिकेशन और है जो ज़्यादा लोकप्रिय है, वो है एनएस विश्वनाथन कमेटी ने दी थी। एनएस विश्वनाथन आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर थे। एनएस विश्वनाथन साहब ने एक क्लासिफिकेशन दी थी कि डिपॉजिट्स के हिसाब से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो 4 तरह के होते हैं। तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। टीयर 1 से जब आप टीयर 4 की तरफ जाएंगे तो बैंक का साइज बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो टीयर 1 वाले वो हैं जिनके पास डिपॉजिट सिर्फ 100 करोड़ से कम के हैं, उनको बोलते हैं टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसके पास जो डिपॉजिट हैं 100 करोड़ रुपए से कम के हैं, डिपॉजिट अप टू 100 करोड़। टीयर 2 बोलते हैं अगर 100 से 1000 करोड़ के बीच में डिपॉजिट हैं तो वो टीयर 2 है। अगर 1000 करोड़ से लेके और 10,000 करोड़ के बीच में अगर डिपॉजिट हैं उस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास तो वो टीयर 3। और अगर बहुत ही बड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, 10,000 करोड़ से ज्यादा के उसके पास अगर डिपॉजिट हैं तो वो है टीयर 4। वो है टीयर 4। दूसरी चीज ये है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की क्लासिफिकेशन। अगर वो टीयर 1 का है, टीयर 1 का है तो उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए कम से कम 2 करोड़ नेटवर्थ। ठीक है, नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? नेटवर्थ होनी चाहिए कम से कम 2 करोड़। अगर वो टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 में है तो उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए मिनिमम 5 करोड़। मिनिमम 5 करोड़, यह है पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो टीयर 1 का है तो उसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मेंटेन करना है 9% मिनिमम, किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की तरह, क्योंकि किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आरआरबीज को छोड़ के उनको 9% ही मेंटेन करना होता है। अगर वो टीयर 2, टीयर 3 या टीयर 4 में आता है तो फिर उसे 12% मिनिमम CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? ये टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 वाले हैं तो उनको मिनिमम 12% करना पड़ेगा और टीयर 1 वाले को 9% मिनिमम करना पड़ेगा। इस क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं, एनएस विश्वनाथन कमेटी ने यह क्लासिफिकेशन दी थी, 4 टीयर क्लासिफिकेशन इसको कहा जाता है। अब रिपोर्ट में क्या क्या दिया है तो ये देखिए, जब 31 मार्च 2023 खत्म हुआ, यानी जब फाइनेंशियल ईयर 2023 खत्म हुआ, तो भारत में जो टोटल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थे वो थे 1502। और आप जान के हैरान होंगे, ज्यादातर नॉन शेड्यूल्ड हैं। तो 1502 में से 1451 जो हैं वो नॉन शेड्यूल्ड हैं। नॉन शेड्यूल्ड यहां पे ऑरेंज कलर में है। और भारत में सिर्फ 51 बैंक ऐसे हैं जो वास्तव में शेड्यूल्ड हैं। समझ में आया? चलिए, अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भारत में सबसे ज्यादा कहां पे हैं? तो सबसे ज्यादा हैं, आप देख सकते हैं इस टेबल में, महाराष्ट्र में 475, दूसरे सबसे ज्यादा हैं कर्नाटक में 256, तो सेकंड नंबर पे है कर्नाटक, फर्स्ट नंबर पे है महाराष्ट्र, और तीसरे सबसे ज्यादा है 214 गुजरात में। तो गुजरात जो है वो थर्ड नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। बाकी आप देख सकते हैं भारत में कई जगह ऐसी हैं जहां पे एक भी कोऑपरेटिव बैंक नहीं है। लक्षद्वीप में एक भी नहीं है। ठीक है, इसी तरह दादरा नगर हवेली दमन दीव में एक भी नहीं है, अंडमान निकोबार में एक भी नहीं है, नागालैंड में भी एक भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में एक भी नहीं है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में भी नहीं है। इनमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ही नहीं है। कई ऐसे हैं जहां पे सिर्फ एक ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, जैसे फॉर एग्जांपल त्रिपुरा में सिर्फ एक है, मिजोरम में सिर्फ एक है, सिक्किम में सिर्फ एक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुदुचेरी में भी सिर्फ एक है, कई जगह एक ही है।
लेकिन सबसे ज्यादा जो है, बस वो ध्यान रखिए, टॉप 3 स्टेट्स याद रखिए। पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे है कर्नाटका और तीसरे नंबर पे है गुजरात। उसके बाद रेटिंग वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये बड़ा अच्छा है। रेटिंग मतलब देखो, एक रेटिंग सिस्टम होता है, उसे बोला जाता है कैमल्स रेटिंग। ये आपने कभी सुना है पहले? कैमल्स, कैमल रेटिंग जो है ये इंटरनेशनली फॉलोड होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही फॉलो होती है। कैमल रेटिंग जो सिस्टम है बहुत पुराना है और पूरे वर्ल्ड ओवर फॉलो होता है। एक तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, कैमल रेटिंग सिस्टम के बारे में। तो कैमल रेटिंग जो होती है, पहले तो ये बताइए इसको कैमल रेटिंग क्यों बोलते हैं? क्या इसका कैमल या ऊंट से कोई लेना देना है? ऑफ कोर्स नॉट। कैमल रेटिंग को कैमल रेटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि बैंक अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, यानी बैंक किस तरह का है। भाई अच्छा कर रहा है तो आप उसे अच्छी रेटिंग दोगे, है ना? तो वो रेटिंग डिसाइड होती है 6 पैरामीटर्स पे, जिन्हें कैमल्स कहा जाता है। सी से होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। ऑब्वियसली जिस बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जितनी अच्छी है उतना वो स्टेबल है, उतना वो लॉसेस को एब्जॉर्ब कर पाएगा कल को। कैपिटल, क्योंकि रिस्क वेटेड एसेट्स को ही तो के लिए तो होती है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट। अगर रिस्क वेटेड एसेट को वो कवर कर रहा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो अच्छी है, तो अच्छी बात है, बैंक पिटेगा नहीं बिल्कुल। तो सी से होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। ए से होता है एसेट क्वालिटी, बैंक की एसेट क्वालिटी कैसी है। अगर एसेट क्वालिटी अच्छी है तो ऑब्वियसली बैंक अच्छा करेगा। मैनेजमेंट कैसा है, एम मतलब मैनेजमेंट, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा तभी होगा जब मैनेजमेंट अच्छा होगा। ई मतलब अर्निंग्स, बैंक की अर्निंग कैसी है, रिटर्न ऑन एसेट्स कैसे हैं, पॉजिटिव है, प्रॉफिटेबल है, अर्निंग्स कैसी है। एल मतलब लिक्विडिटी, क्या बैंक के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी है, राइट। और एस मतलब सेंसिटिविटी, क्या बैंक एक्सटर्नल जो चीजें हैं उनको लेके बहुत सेंसिटिव है। जैसे मान लो रिसेशन आ गया, लेकिन कोई बैंक है उससे प्रभावित ही नहीं हुआ, भारत के ज्यादातर बैंक रिसेशन में उनसे प्रभावित नहीं हुए थे, तो सेंसिटिविटी। लेकिन एक बैंक है, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत भी स्लो डाउन हुआ तो बैंक बिल्कुल ही बहुत ज्यादा उसमें एक तरह से भूचाल आ गया, यानी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो बैंक जितना लचीला हो उतना कम सेंसिटिव होगा, जितना रिजिलियंट है उतना ज्यादा अच्छा है। सेंसिटिव कम होना चाहिए, सेंसिटिव टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर कोई बुरा समय आता है, एक्सटर्नल एडवर्स टाइम, तो ये कैमल्स बोलते हैं इसे। कैमल्स के आधार पे ही डिसाइड होता है किसको कितनी रेटिंग देनी है। अब कैमल्स में हम पहले क्या करते थे, रेटिंग मिलती थी 1, 2, 3, 4 या 5। पुरानी बात बता रहा हूं, जब कैमल्स पहले रेटिंग मिलती थी 1, 2, 3, 4, 5, 1 रेटिंग मिली है मतलब बहुत अच्छा है। 1 से 5 की तरफ जाएंगे तो बैंक बदतर होता जाएगा, यानी 1 रेटिंग सबसे अच्छी होती थी। अब उसको 1, 2, 3, 4, 5 के बजाय क्या करा, चेंज कर दिया, 2019 में चेंज कर दिया, और अब ये कर दिया ए, बी प्लस बी, सी और डी। अगेन ए सबसे अच्छा बैंक है, बी प्लस उससे मतलब उससे खराब, ऐसे ऐसे। तो ए से जब आप डी की तरफ जाएंगे, जैसे स्कूल में नहीं होता था, अगर आपको ए ग्रेड मिल गई तो आप बड़े खुश थे, अरे वाह मैं तो ए हूं, और डी मिली तो भाई फिर मतलब, तो ए से जब आप डी की तरफ जाएंगे तो बैंक बदतर होते जाएंगे। अब भारत में जो कितने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, 1502, उनमें ऑलमोस्ट 50% ऐसे हैं, 727, जिनकी रेटिंग है बी। ठीक है, मीडियम रेटिंग है, कोई बहुत अच्छे भी नहीं है बहुत बुरे भी नहीं है, राइट। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेट किया जाता है कैमल्स रेटिंग के हिसाब से। जो बहुत ही ज्यादा अच्छे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं तो 60 हैं ऐसे जिनको हाईएस्ट रेटिंग मिली है ए, और जो बहुत ही खराब कर रहे हैं पुअर वो 122। और वैसे भी देखिए, आप देख सकते हैं, आप हर महीने में आपको बैंकिंग अवेयरनेस, अगर इतने सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनका लाइसेंस आरबीआई कैंसिल करता रहता है, हर महीने की बात है, 15-20 का तो करता ही है। खैर वो मैं आपको कब पढ़ाता नहीं हूँ, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम के लिए कि उनके नाम और वो कहाँ पे हैं उतना, क्योंकि इतने सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस कैंसिल होते हैं कि वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उतना फिर नहीं आता है, राइट। तो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में इसमें कहा गया। अच्छा, कैपिटल एडिक्वेसी का क्या हिसाब किताब है? मैंने आपको बताया था टियर 1 वाले जो है उनको 9% चाहिए, और टियर 2 और 3 और 4 उनको 12% चाहिए। तो मोटा मोटी आप यही कह सकते हैं 12% के आसपास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को चाहिए। तो अच्छा कर रहे हैं, उस मामले में अच्छा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नॉन शेड्यूल्ड, मैं ओवरऑल करता हूं, शेड्यूल नॉन शेड्यूल छोड़ो, ओवरऑल। तो ओवरऑल की बात अगर करें तो भारत में जो है टोटल 1500 के आसपास हैं, 1502 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, तो 1321 ऐसे हैं जिनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मिनिमम 12% है, विच इज फाइन। अब आप कहेंगे अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इतना अच्छा है ऑलमोस्ट 90% बैंक्स का, तो कैमल रेटिंग इतनी पुअर क्यों है? क्योंकि कैमल्स में सिर्फ सी होता है कैपिटल एडिक्वेसी, और भी तो फैक्टर हैं भाई, AMELS कैमल्स में 6 फैक्टर हैं, तो ये तो सिर्फ एक फैक्टर है, बाकी फैक्टर में हो सकता है पुअर कर रहे हो। उसके बाद फिर डिपॉजिट और एडवांस मतलब लोन, उसका क्या हिसाब किताब है? तो आप देख सकते हैं, पहले डिपॉजिट की बात करते हैं, ये जो ब्लू कलर में है वो डिपॉजिट है। तो भारत में 21.5% अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऐसे हैं
जिनमें जो डिपॉजिट हैं वो 100 से 250 करोड़ के बीच में है, ठीक है। और सिर्फ 6% ऐसे हैं जिनमें डिपॉजिट 1000 करोड़ से ज्यादा है। सिर्फ 6% अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं जिनमें डिपॉजिट 1000 करोड़ से ज्यादा है। समझ में आया? तो इस तरह से ये भी डेटा दिया है इसमें। ये मैं नहीं समझता एग्जाम के लिए जरूरी है, लेकिन इससे आपको एक थोड़ा आइडिया हो जाएगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। अब एडवांसेस मतलब लोन्स, कितना लोन देते हैं? तो सबसे ज्यादा देखें तो 18.8%। भारत में लगभग 18.8% अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऐसे हैं जिन्होंने जो लोन दिया हुआ है टोटल वो 25 से 50 करोड़ के बीच में दिया है। 25 से 50 करोड़ के बीच में दिया है। अगर मैं बात करूं कोई ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है क्या भारत में जो 1000 करोड़ से ज्यादा का जिसने लोन दिया हुआ है टोटल? यस, 3.1% अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऐसे हैं जिन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा के लोन दिए हुए हैं। तो इससे आप काफी सारा डेटा निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है भारत में वो कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर्स को ज्यादा लोन देते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं ग्रीन कलर सबसे ज्यादा है 60.79, यानी एमएसएमई, ग्रीन कलर एमएसएमई। तो भारत में आप देख सकते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सबसे ज्यादा लोन किसको देते हैं? सबसे ज्यादा लोन देते हैं वो एमएसएमईज को। फिर आप देख सकते हैं यहां पे 14.71%, ब्राउन कलर, जो अदर सेक्टर है, प्रायोरिटी से अदर्स वाले हो गए, तो उसको छोड़ देते हैं। एग्रीकल्चर में सिर्फ 7.5%। क्यों? क्योंकि अर्बन है ना, ये अर्बन एरिया में कौन एग्रीकल्चर करता है? अर्बन वाले को तो फिर वो देंगे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, वो देंगे क्योंकि वो तो रूरल क्रेडिट देते हैं। ये तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, तो इसलिए एग्रीकल्चर में सिर्फ 7.5%। एग्रीकल्चर ये ब्लू कलर है, ये देखिए एग्रीकल्चर सिर्फ 7.5%। फिर ये देखिए ये अच्छा सेक्टर है पर्पल कलर, ये हाउसिंग सेक्टर, तो 14.26% ये हाउसिंग सेक्टर को देते हैं। तो इस तरह से यहां से भी आप काफी सारा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उसके बाद नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैसे हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में? तो जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं अगर उनका सबका देख लें तो ग्रॉस एनपीए जो है वो है 8.84%, और जो नेट एनपीए है इनका वो है 2.15%। 2.15%। क्लियर? तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में क्या फर्क होता है? मान लेते हैं आपने एक बैंक है उससे 1 करोड़ रुपया उधार लिया, ये आप हो, तो आपने ये 1 करोड़ रुपया उधार लिया और अब आप विजय माल्या निकले और आप भाग गए, ठीक है? तो ये 1 करोड़ हो गया ग्रॉस एनपीए, ये पैसा वापस नहीं आएगा, ठीक है? आप तो भाग चुके हो, ना पैसा आएगा ना ब्याज आएगा, तो ये बन गया क्या? ग्रॉस एनपीए। लेकिन रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑब्वियसली, जब ये लोन आपको दिया तो उन्होंने कुछ प्रोविजन किया होगा पैसा रिस्क के आधार पे। मान लेते हैं कि जिस तरह का भी ये लोन था, मान लेते हैं कि इसमें 20% रिस्क था डूबने का, तो इसका 20% यानी 20 लाख रुपीस बैंक ने अपने पास रखा होगा लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये 20 लाख प्रोविजन किया पैसा, यानी 20 लाख रुपया जो है वो अकाउंटेड फॉर है। अब 20 लाख रुपए बैंक क्या करेगा? अपनी बैलेंस शीट में शिफ्ट कर देगा कि भाई 20 लाख ठीक है, मैं लॉस एब्जॉर्ब कर रहा हूं। तो नेट एनपीए कितना हो गया? 80 लाख रुपए। तो जो पैसा आपने प्रोविजन करके रखा हुआ है, जो पैसा आपने प्रोविजन करके रखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं ये कोई एक सर्टेन टाइप का लोन है 1 करोड़ और इसमें 20% रिस्क है, तो बैंक अगर 5 लोगों को 1-1 करोड़ का लोन देगा, हर एक में से 20 लाख रुपए अलग करके रख लेगा, क्योंकि 20% डूबने का रिस्क है। तो 5 में एक व्यक्ति तो विजय माल्या निकलेगा, और 5 में एक व्यक्ति विजय माल्या निकला, तो जो सब लोन्स में से 20% निकल करके रखा था यानी 20 लाख, तो एक तरह से बैंक का पूरा वो हो जाएगा, ठीक है? तो लेकिन हम विद रेस्पेक्ट टू सिंगल लोन बात करें, ग्रॉस एनपीए मतलब ये 1 करोड़ ग्रॉस एनपीए, जो पैसा प्रोविजन करा था उसको माइनस कर दो तो ये हो गया नेट एनपीए। चलिए कुछ एमसीक्यू देखते हैं। अभी अभी जो है यहां पे हमने काफी डिटेल में जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वाली रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ाई है, और इससे आपको काफी कुछ और भी जो है सीखने को मिला होगा। इनमें से कौन सा बैंक है जो पहला प्राइवेट बैंक है जिसने लक्षद्वीप के कावराती, लक्षद्वीप की राजधानी है बाय द वे कावराती, वहां पे जो है वो ब्रांच खोली है? तो किसकी बात हो रही है? तो यह बात हो रही है एचडीएफसी बैंक की। तो याद रखिए एचडीएफसी बैंक ने लक्षद्वीप की जो कैपिटल है कावराती, वहां पे अपनी ब्रांच अभी खोली है। ये पहला प्राइवेट बैंक है जिसने ऐसा करा है। और एचडीएफसी बैंक एक डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, और इसकी 8000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं और 20,000 से ज्यादा एटीएम हैं। और अभी अभी एक न्यूज ये भी आई थी, खैर वैसे ये मई की न्यूज है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, चलो। एचडीएफसी क्रेडिलाई करके कंपनी है जो एजुकेशन लोन देती है। अगर आपको मान लो ओवरसीज पढ़ने जाना है या आप इंडिया में पढ़ रहे हैं, आपको एजुकेशन लोन चाहिए, तो आप एचडीएफसी क्रेडिला से ले सकते हैं। एचडीएफसी क्रेडिला में
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी ये कहा था, एचडीएफसी ने परमिशन ली थी कि वो 90.01% इसमें बेचना चाहता है। यानी एचडीएफसी अपनी एचडीएफसी क्रेडिला कंपनी बेचना चाहता है। कितनी? 90.01%। तो एचडीएफसी अपना कितना स्टेक रखेगा उसमें? 9.99% और बाकी अपना बेच देगा। अब क्या ये पूरा बेच दिया? नहीं, 11% बेचा है। 90% रफली मान लेते हैं, 90 में से 11% बेच दिया है इसी कंपनी में एचडीएफसी ने। किसको? साउथ कोरिया की एक बैंक है जिसका नाम है शिनहन बैंक। तो शिनहन बैंक ये साउथ कोरिया का बैंक है, इसको एचडीएफसी क्रेडिला कंपनी में 11% हिस्सा बेच दिया है इस कंपनी में एचडीएफसी ने शिनहन बैंक को, जो साउथ कोरिया का बैंक है। और एचडीएफसी बैंक ने $500 मिलियन का लोन लिया है आईएफएससी से, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। और आगे फिर ये माइक्रो लोन के तौर पे उसे देगा जो ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं हैं उन्हें। अभी अभी किस कंपनी ने सम्मान पोर्टल लॉन्च करा है? उनके जो फॉर्मर एम्प्लॉयज हैं उनके मेडिकल क्लेम, उनके पर्सनल प्रोफाइल, उनके डिपेंडेंट डिटेल, एप्लीकेशन स्टेटस, जिससे वो ऑनलाइन वगैरह सब देख सकें, ये करा है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, जो कि हमारे स्टील मंत्रालय के अधीन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जो कि हमारे इस्पात मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सरकारी कंपनी है। ये एक काफ़ी बड़ी कंपनी है और हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। क्लियर? इसके आयरन ओर के माइन है। आयरन ओर भारत में लौह अयस्क सबसे ज़्यादा माइन यही कंपनी करती है। छत्तीसगढ़, कर्नाटक वगैरह में इसके काफ़ी माइन्स हैं आयरन ओर के। और भारत में जो डायमंड की एक ही माइन है पन्ना में, मझगांवा माइन, पन्ना मध्य प्रदेश में, वो भी इसी के द्वारा ओन्ड है, एनएमडीसी के द्वारा ही ओन्ड है। अभी नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इस संगठन के चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने हैं मीनेश शाह। मीनेश शाह नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और ये जो संगठन है नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा सहकारी संगठन है, कोऑपरेटिव संगठन है। 1970 में ये संगठन बना था। डेयरी का एक बहुत बड़ा ये संगठन है। भारत ने अभी अभी एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन यानी प्रोब शुरू कर दिया है। इनसॉल्युबल सल्फर कौन डंप कर रहा था भारत में? डंप मतलब क्या होता है? तो चाइना और जापान डंप कर रहे थे, तो आंसर है चाइना और जापान। मान लेते हैं एसी, भारत में जो एसी बनता है मान लेते हैं 10,000 रुपए में बनता है और कंपनियां उसे 11,000 रुपए में बेचती हैं और 1,000 रुपए का प्रॉफिट कमाती हैं। अब कल को अगर चाइना मान लेते हैं भारत में 6,000 रुपए के एसी बनाने लगे, 6,000 रुपए में बेचने लगे, तो हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो पूरा ही पिट जाएगा, क्योंकि हम इतना सस्ता तो ऑफर कर ही नहीं सकते। हमारी तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही 10,000 एक एसी की है। तो भारत सरकार क्या करेगी? इस 6,000 रुपए के एसी पे जो है कम से कम 4,000 रुपए लगा देगी एंटी डंपिंग ड्यूटी और इसको महंगा कर देगी, जिससे हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स कंपीट कर पाए। समझ में आया आपको? तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है उन चीजों पे जो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग से सस्ती होती हैं, विदेशी आइटम, उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। अब चाइना और जापान क्या कर रहे थे? अपना जो इनसॉल्युबल सल्फर है, एक केमिकल होता है इनसॉल्युबल सल्फर, उसको बेच रहे थे बहुत ही ज्यादा सस्ता। भारत में जो इनसॉल्युबल सल्फर है उससे भी ज्यादा सस्ता, तो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत सरकार ने लगाई, राइट। और एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, क्योंकि कई कंट्री क्या करते हैं, कुछ भी बहुत सारे तरीके होते हैं बाईपास करने के चीज़ों को, तो वो WTO के रूल्स तोड़ रहे थे और भारत में बहुत ही सस्ता जो है इनसॉल्युबल सल्फर उसको डंप कर रहे थे। डंप करना मतलब बहुत ही सस्ता भारत की मार्केट में बेचना। तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अधीन एक संगठन आता है जिसे बोलते हैं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। ये क्या करता है? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है और उस चीज को फिर से महंगा कर देता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब एक ऐसा टैरिफ जो इंपोज किया जाता है इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, फॉरेन कंट्री से जो हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर, अगर वो भारत की जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें फेयर मार्केट वैल्यू से प्राइस उनका कम है, तो उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEF संगठन जो है, इसने अपनी पहली जो क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम है वो कहां पे करवाई? ये सिंगापुर में करवाई। IPEF संगठन में 14 कंट्रीज के मेंबर हैं। मेन कंट्री इसमें है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, बाकी न्यूजीलैंड और मलेशिया और काफी, मतलब 14 कंट्रीज के मेंबर हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के। ये संगठन बना था मई 2022 में, अमेरिका ने पहल करी थी तो ये संगठन बना था IPEF। इसके 4 पिलर होते हैं। तो पिलर नंबर 1 है इसका ट्रेड, पिलर नंबर 2 है इसका सप्लाई चेन रेजिलियंस, सप्लाई चेन रेजिलियंस, पिलर नंबर 3 इसका जो है वो है क्लीन इकोनॉमी, और पिलर नंबर 4 है फेयर इकोनॉमी।
इन 4 चीजों के ऊपर ये काम करता है आईपीएफ। तो पिलर नंबर 3 यानी क्लीन इकोनॉमी को लेकर पहला इन्वेस्टर फोरम जो हो रहा है वो सिंगापुर में हो रहा है। सिंगापुर का जो टूरिज्म बोर्ड है, पर्यटन बोर्ड, उन्होंने भारत की किस कंपनी के साथ एमओयू करा है? यूपीआई का इस्तेमाल उन इंडियंस के लिए जो सिंगापुर में टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, वो यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इन्होंने फोन पे के साथ करा, यानी सिंगापुर अगर आप घूमने जाएंगे तो फोन पे से आप पेमेंट यूपीआई कर पाएंगे। फोन पे कंपनी की ओनर है अमेरिका की कंपनी वॉलमार्ट, और भारत के यूपीआई मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर फोन पे का है, दूसरे नंबर पे गूगल पे और तीसरे नंबर पे पेटीएम। तो ये सब करा है। और फोन पे ने अभी नेपाल की कंपनी है ई सेवा, उसके साथ भी पार्टनरशिप करी है, ई सेवा। और नेपाल में एक और कंपनी है जिसका नाम फोन पे है लेकिन उसको इस तरह लिखते हैं FONEPAY, उसके साथ भी फोन पे ने पार्टनरशिप करी है। तो नेपाल भी अगर आप घूमने जाएंगे तो फोन पे से पेमेंट कर पाएंगे। इनमें से कौन सा संगठन है जिसने $200 मिलियन इन्वेस्ट करे हैं आईबस नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए? ये करे हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, NIIF। ये 2015 में ये संगठन बना था NIIF, और ये अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है। इस भारत सरकार का इसमें 49% हिस्सेदारी है NIIF में। तो ये $200 मिलियन इन्वेस्ट करेगा आईबस नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में। ये क्या करेंगे? ये वाईफाई प्रोवाइड करेंगे फ्री पब्लिक स्पेसेस में, जैसे भारत में एयरपोर्ट्स में, हॉस्पिटल्स में, टेक्नोलॉजी पार्क्स वगैरह में आईबस नेटवर्क कंपनी वाईफाई प्रोवाइड करेगी। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट आई है, किसने दी है? ये दी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। अभी 166 मेंबर हो गए WTO में, कोमोरोस और तिमोर लेस्ते 2 कंट्री मेंबर बने हैं। तो क्या कहती है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट ये कहती है कि भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। किस चीज का? डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज का। वो सर्विसेज जो डिजिटली डिलीवर्ड होती हैं, जैसे IT सर्विसेज। तो डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज में भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। भारत के आगे 3 कंट्रीज हैं इसमें सिर्फ, राइट? USA, UK और आयरलैंड। तो भारत अब चौथे नंबर पे आ गया है डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज के एक्सपोर्ट में। दूसरा, फिर ये रिपोर्ट एक और फिगर देती है, वो क्या? जो मर्चेंडाइज ट्रेड है दुनिया में, उसकी बात करती है। दुनिया में जो मर्चेंडाइज है, जो गुड्स हैं, उनका ट्रेड। तो 2023 में बात करें तो उसमें 1.2% की कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली थी, यानी -1.2% हुआ था ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड का वॉल्यूम। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि 2024 और 2025 में यह बढ़ेगा। 2024 में 2.6% का इजाफा देखने को मिलेगा मर्चेंडाइज ट्रेड के वॉल्यूम में, और 2025 में 3.3% का इजाफा इसमें देखने को मिलेगा। यह भी इस रिपोर्ट में कहा गया। अभी अभी भारत ने किस कंट्री के साथ जो उनका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट था उसमें कुछ अमेंडमेंट किया है? तो ये हमने मॉरिशस के साथ अभी अभी किया है। DTA क्या होता है? जैसे मान लो आप इंडिया के व्यक्ति हो, लेकिन आप अमेरिका में बिजनेस कर रहे हो, अमेरिका में आपने पैसा कमाया, अमेरिका में उसमें टैक्स भर दिया आपने। अब वो पैसा आपने अपने घर वालों को इंडिया में भेज दिया, क्या अब उस पर इंडिया में दोबारा टैक्स आपको भरना होगा? नहीं। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, डबल टैक्सेशन नहीं भरना। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हमारा जिस कंट्रीज के साथ है, हमें डबल टैक्स फिर उसमें नहीं भरना होता। क्लियर? तो मॉरिशस के साथ भी हमारा है। अभी हमने कुछ उसमें चेंजेस जो हैं वो किए हैं, बस इतना ध्यान रखिए। मनोज मित्तल ये कौन से संगठन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? ये संगठन है सिडबी। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इससे पहले S रमन थे, अब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बने हैं, और अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने इसे अप्रूव करा है। सिडबी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन आता है, राइट? लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अभी 8 अप्रैल की बात है, उस दिन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, उनका बाजारी पूंजीकरण कितने अमाउंट पे पहुंच गया? तो ये 400 लाख करोड़ पे पहुंच गया था। 400 लाख करोड़। 100 लाख करोड़ पे 2014 में गया था, 200 लाख करोड़ पे 2021 फरवरी, और 2023 जून में, बल्कि जुलाई में 300 लाख करोड़, और अब 400 लाख करोड़ पे ये पहुंच गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बना है नेशनल हाउसिंग बैंक का? नेशनल हाउसिंग बैंक के बने हैं संजय शुक्ला। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो भी एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये रिप्लेस करेंगे मिस्टर SK होता को। SK होता अभी ये सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस के चेयरमैन है, वैसे मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं। अब ये बने हैं नेशनल हाउसिंग बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO। तो ये अपॉइंटमेंट भी करी है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने, जिसको पहले बैंक्स बोर्ड ब्यूरो बोलते थे, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो बोलते थे। और नेशनल हाउसिंग बैंक बना था NHB एक्ट 1987 के तहत। इट इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन कंपनी में भारत सरकार ने कितना हिस्सा बेचा है? 7% बेचा है इन्होंने 212 रुपए पर शेयर के हिसाब से ऑफर फॉर सेल निकाल के, राइट। और भारत सरकार ने अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025, इसमें कितना डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखा है? 50,000 करोड़। इंटरिम बजट में अनाउंस किया गया था ये 50,000 करोड़। नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन NLC नवेली तमिलनाडु में हेडक्वार्टर है। ये कोल माइनिंग करती है, लिग्नाइट कोल की। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने चीफ मिनिस्टर्स यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट करी है? तो आंसर है नागालैंड। नेफ्यू रियो चीफ मिनिस्टर है। नागालैंड में अगर कोई भी व्यक्ति है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम वहां पे स्टार्ट करी है और इसके लिए उन्हें कोई प्रीमियम भी नहीं देना। यूरोपियन यूनियन बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी में काम करने वाले जो स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए कौन से कंट्री के साथ मिलकर मैच मेकिंग इवेंट कर रहा है? तो ये इंडिया के साथ मिलकर कर रहा है। आप जानते हो भारत और यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाया था। ये बनाया था उन्होंने जनवरी 2023 में। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन ने सिर्फ अमेरिका और भारत 2 ही कंट्रीज के साथ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाया हुआ है। तो 12 स्टार्टअप्स, 6 इंडिया से और 6 यूरोपियन यूनियन से, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। उनको अपना आइडिया पिच करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। फिर इनमें टोटल 6, 3 इंडिया से और 3 EU से सिलेक्ट किए जाएंगे और उनको हर तरह की नॉलेज, फंडिंग, ये सब चीज़ें उन्हें दी जाएंगी। तो ये है बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैच मेकिंग इवेंट। डिजिटा नाम का एक प्लेटफॉर्म कौन बना रहा है जिससे इलीगल लैंडिंग एप्स पे अंकुश लगाया जा सके? डिजिटा मतलब डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। इसमें जितने भी लीगल एप्स हैं वेरीफाइड, उनका रजिस्टर बनेगा, पब्लिक रजिस्टर, जिससे सब उन्हें देख सकें कि कौन कौन सी भारत में प्रॉपर लैंडिंग एप्स हैं और उनका वेरिफिकेशन भी पॉसिबल हो पाएगा। तो इसे RBI बनाएगा। तो आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में कौन सा बैंक है जो कुछ हिस्सेदारी खरीद रहा है? तो ये है एक्सिस बैंक। तो आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जो है थोड़ी सी हिस्सेदारी अपनी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में खरीद रहा है। एक्सिस बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, HDFC और ICICI के बाद। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक किस स्मॉल फाइनेंस बैंक में मर्ज हो गया है? तो ये है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और ये लागू हो गया था। इनका मर्जर 1 अप्रैल 2024 से ऑल स्टॉक डील थी, कैश नहीं मिला किसी को भी। अगर आपके पास 2000 शेयर हैं फिनकेयर के, तो बदले में आपको मिलेंगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के 579 शेयर। तो शेयर स्वैप रेशो था 579:2000, 579:2000। अभी जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है फाइनेंशियल ईयर 24 में उसने कितना पैसा डिसबर्स करा? उसने डिसबर्स करा 5.2 लाख करोड़ और 70% बेनिफिशियरी महिलाएं थी, राइट। फाइनेंशियल ईयर 23 में किया था 4.4 लाख करोड़ और अभी किया है 5.2 लाख करोड़। बिजनेस शुरू करने के लिए, MSMEs वगैरह शुरू करने के लिए पैसा दिया जाता है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और ये फाइनेंशियल ईयर 24 का अभी NPS का डेटा आना बाकी है, लेकिन अब NPS भी कम हो रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। ये योजना 2015 में लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। इसमें आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हो, MSMEs वगैरह अगर आपको स्टार्ट करनी है तो 3 तरह का लोन होता है इसमें, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 तक का ले सकते हो, किशोर कैटेगरी में आप 50,000 से 5 लाख तक का, और तरुण में आप 5 लाख से 10 लाख तक का लोन ले सकते हो। अभी भारत सरकार ने 2024 में जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें माइनॉरिटी स्टेक सेल करके कितना पैसा जुटाया? ये था 16,507 करोड़। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे NLC मैंने आपको बताया उसमें 7% बेचा था, तो उसमें जुटाया था पैसा 2,129 करोड़। ऐसे ही NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन में कुछ शेयर बेच के 2,488 करोड़। ऐसे ही सबसे ज़्यादा जो पैसा जुटाया था कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया में शेयर सेल करे थे 4,186 करोड़, वहाँ से आया था। फिर कुछ और पैसा भी था, जैसे इरेडा का IPO आया था, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा, वहाँ से 858 करोड़ आया था। फिर कुछ हिस्सा छोटा हिस्सा बेचा था RVNL में, फिर सतलुज जल विद्युत निगम में कुछ हिस्सा बेचा था, फिर इरकॉन में कुछ डाइवेस्ट किया था सरकार ने, हडको में किया था। तो ऐसे इन्होंने जो पैसा टोटल इकट्ठा किया 16,507 करोड़ बाय सेलिंग माइनॉरिटी स्टेक इन द सरकारी कंपनीज। L&T फाइनेंस होल्डिंग कंपनी ने अपना नाम बदल के L&T फाइनेंस लिमिटेड कर दिया है, बस इतना ध्यान रखना है। ये नया नाम लागू हो गया 28 मार्च 2024 से। ये था हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का अप्रैल का 2nd वीक। मिलते हैं 3rd और फिर 4th वीक में।